वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय साधुशेर से। और आपका फिर से हमारे इस वीडियो में एक बार स्वागत है करते हम। और आज हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम संस्कृति के लक्षण के ऊपर अध्ययन करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें और चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से संस्कृति के लक्षणों का अध्ययन करते हैं। संस्कृति के लक्षण कौन कौन से हैं? एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर, संस्कृति के लक्षण। मदान एवं मजूमदार समाजशास्त्री ने सामाजिक मानव शास्त्र से परिचय बुक लिखी थी, जिसमें संस्कृति के कुछ लक्षणों को उन्होंने रखा था। ये लक्षण कौन कौन से हैं संस्कृति के, उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मदान और मजूमदार की इस बुक में संस्कृति का पहला लक्षण रखा गया संस्कृति की स्वाभाविक विशिष्टता एवं प्रज्ञप्ति। स्वाभाविक विशिष्टता को इथोस कहते हैं और प्रज्ञप्ति को इडोस के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश के अंदर इथोस और इडोस। ये कहा गया कि मानव शास्त्री क्रोबर ने, इसमें मदान मजूमदार ने मानव शास्त्री क्रोबर का उल्लेख किया रेफरेंस देते हुए कि मानव शास्त्री क्रोबर ने संस्कृति के दो पक्ष बताए हैं। एक पक्ष है इथोस अर्थात स्वाभाविक विशिष्टता और दूसरा पक्ष है इडोस अर्थात प्रज्ञप्ति। इथोस या स्वाभाविक विशिष्टता क्या है, इसके बारे में हम देखें तो संस्कृति के घटकों में जो प्रकट नहीं होता है वो इथोस पक्ष कहलाता है, और जो संस्कृति के घटकों में प्रकट होने वाला औपचारिक व्यक्त रूप है वो इडोस या प्रज्ञप्ति कहलाती है। गुण, प्रेरणादायी मान्यताएं, अभिरुचियों को निर्धारित करने वाला पक्ष वो इथोस या स्वाभाविक विशिष्टता के नाम से जाना जाता है, जबकि संस्कृति के घटकों में प्रकट होने वाला औपचारिक व्यक्त रूप वाला पक्ष इडोस या प्रज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। इडोस मूर्त पक्ष है संस्कृति का, जबकि औपचारिक रूप से स्पष्ट होता है, जबकि इथोस अमूर्त पक्ष है जिसमें आंतरिक गुण निहित होते हैं। अब हम इसको यदि एक उदाहरण के माध्यम से देखें तो भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में इथोस और इडोस पक्ष क्या है? तो इसका जो इथोस पक्ष है यानी स्वाभाविक विशिष्टता है वो आध्यात्मवाद है। मतलब आध्यात्मवाद से भारत की संस्कृति ओत प्रोत है, सार तत्व है आध्यात्म उसका। और इडोस क्या है, जो प्रज्ञप्ति है, वो मूर्त पक्ष जो दिखाई देता है, चाहे जाति हो, चाहे वर्ण हो, चाहे संयुक्त परिवार व्यवस्था हो या अन्य कोई व्यवस्थाएं, विवाह आदि हो, ये सभी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मवाद इसके अंदर समाहित है। तो ये प्रत्यक्ष या मूर्त रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो पक्ष है इथोस, वो उसके अंदर एक आ गया छुपा हुआ पक्ष है। इसी को संस्कृति के अन्य पक्षों के रूप में स्पष्ट करते हुए जो दूसरा लक्षण क्लूखोन ने का उल्लेख मदान मजूमदार ने किया है कि संस्कृति के इन्हीं को प्रकट और अप्रकट तत्वों के रूप में इंगित किया गया है क्लूखोन के द्वारा। क्लूखोन ने लिखा है कि मानव इंद्रियों द्वारा जिस पक्ष को देखा जा सकता है और जो बाह्य स्वरूप प्रकट करता है वो तत्व संस्कृति का वो प्रकट तत्व कहलाता है। लेकिन कुछ तत्व संस्कृति में ऐसे होते हैं
जिनका अनुभव विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर पाते हैं। ये तत्व मानवीय व्यवहार में निहित अभिप्रेरकों एवं मनोवैज्ञानिक रूप में होते हैं, जिनसे एक सामान्यकर्ता प्राय अनभिज्ञ होता है। सामान्यकर्ता को समझ में नहीं आता है कि वास्तव में क्या तत्व हैं, छुपा हुआ तत्व होता है। विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति ही उनको समझ सकता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यदि समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे संस्कृति में पीपल पूजा की बात की गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं पीपल पूजा का, कि पीपल का जो वृक्ष है उसको एक पवित्र वृक्ष माना गया है, उसकी पूजा करने की बात की गई है। पीपल को काटने के लिए निषेध घोषित किए गए हैं। अब पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो एक सामान्य जनमानस जो कि अशिक्षित वर्ग है कुछ, तो ऐसा अशिक्षित वर्ग है, उसको वो ये समझता है कि पीपल को काटने से अनिष्ट होने की संभावना है। अनिष्ट किस तरह का? कि कोई भी ऐसी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाएगी, किसी भी तरह का अनिष्ट उनका हो सकता है, उसको नुकसान पहुंचाने का कोई बुरी आत्मा उनके पीछे पड़ सकती है। तो इस प्रकार का उनके अंदर, जनमानस के अंदर एक भावना पाई जाती है पीपल के वृक्ष के प्रति। उसको काटते नहीं हैं, उसको पवित्र मान करके उसकी पूजन करते हैं और उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो किसी वैज्ञानिक जब ये पाते हैं कि पीपल का वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एक आ गया कि देने में पीपल का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि प्रकृति का मित्र के रूप में देखा जा सकता है। तो पीपल को काटने के लिए इसलिए मनाही की गई है। लेकिन सामान्य जनमानस उसे अलग तरह से समझता है और विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति उसे अलग तरह से उसको स्पष्टीकरण कर सकता है। तो ये सामान्य जनमानस की समझ में नहीं आता है। तो ये संस्कृति का प्रकट तत्व है जो साधारण जनमानस समझता है, और संस्कृति का अप्रकट तत्व वो है जिसे विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति है वो पता करता है। इसके अलावा संस्कृति का जो तीसरा लक्षण मदान मजूमदार ने लिखा, उस संस्कृति निर्धारणवाद की बात की। कि कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि सांस्कृतिक विचारधाराएं सामाजिक राजनीतिक संरक्षण आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो आर्थिक कारणों से निर्धारित होती है, परंतु संस्कृति निर्धारणवादियों के अनुसार समाज आर्थिक राजनीतिक संरचनाएं संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। यानी चाहे आर्थिक व्यवस्था हो चाहे राजनीतिक संरचना हो, इनका निर्धारण संस्कृति के द्वारा होता है। जबकि टाइलर ये मानते हैं कि मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते संस्कृति को प्राप्त करता है, लेकिन संस्कृति निर्धारणवादी संस्कृति की अभिवृद्धि की क्रियाशीलता के लिए संस्कृति के स्वयं के नियमों को उत्तरदायी मानते हैं। और वे कहते हैं कि संस्कृति के अंदर जो परिवर्तन है, अभिवृद्धि है, परिमार्जन है, वो उसके स्वयं के नियम होते हैं। लेस्ली वाइट ने लिखा कि ऊर्जा के साधनों में परिवर्तन के साथ साथ संस्कृति और समाज में भी परिवर्तन आता है, परंतु संस्कृति अपने आप बदलती है, जिसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य संस्कृति का दास है, क्योंकि मनुष्य ही है जिस समाज में संस्कृति पाई जाती है, इसलिए वह संस्कृति का निर्माता भी है और संस्कृति का वाहक भी है। उसको संस्कृति का दास कहना त्रुटिपूर्ण तथ्य है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य का इसमें कंट्रीब्यूशन है या योगदान है। इसी लक्षण को आगे बढ़ाते हुए चौथे लक्षण के रूप में मदान मजूमदार ने संस्कृति बनाम व्यक्ति के ऊपर बात की। उन्होंने लिंटन का उल्लेख उसमें किया, रेफरेंस दिया, और ये कहा कि परंपरावादी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए संस्कृति निर्देशक का काम करती है, उनको एक विशेष दिशा के अंदर ये दिशा देती है। वह व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता।
और उसको जैविक निर्धारणवाद से उसको मुक्त करती है, जैविक जो उसके बंधन है उसको तोड़ती है। परंतु इसकी सीमा में रहते हुए कुछ व्यक्ति इसे बदलने का प्रयास अवश्य करते हैं, इसके अधीन भी रहते हैं और उसको बदलने का भी प्रयास करते हैं। टॉयनबी ने इन व्यक्तियों को सृजनशील अल्पसंख्यक का नाम दिया, जो रचनात्मक शक्ति के द्वारा संस्कृति को बदलने की क्षमता रखते हैं और रचनात्मक जो ढंग से उस संस्कृति में परिवर्तन लाते हैं। ये कुछ एक ही व्यक्ति होते हैं जिनको कि टॉयनबी ने सृजनशील अल्पसंख्यक के नाम से इंगित किया है। और इसके नेक्स्ट जो लक्षण है उसके रूप में मदान मजुमदार ने संस्कृति और सभ्यता की बात की। उन्होंने उल्लेख किया लुइस मॉर्गन का, जिन्होंने संस्कृति और सभ्यता के बीच संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि विचारक एक मत नहीं है संस्कृति और सभ्यता के बीच में अंतर को लेकर के। उद्विकासवादी लुइस मॉर्गन का जो मत है वो ये कि मानव समाज का उद्विकास 3 स्तरों में हुआ है: जंगली, बर्बर और सभ्यता की अवस्था। जंगली अवस्था में वो जंगलों में रहता था, अकेला घूमता था। बर्बर अवस्था में वो युद्ध करने लगा मिलकर के सामूहिक। और सभ्यता की अवस्था है वो विकसित प्रकार की अवस्था है उद्विकास की, जिसमें नगरों का विकास, लेखन कला, धातुकर्म और विज्ञान का विकास होता है। तो ये एक तरह से सभ्यता का लक्षण है, जो कि संस्कृति का उत्कृष्ट या चरम रूप कही जा सकती है। लेकिन जो जर्मन आदर्शवादी है या मैकाइवर है, वो संस्कृति का संबंध प्रतीक और मूल्यों से बताते हैं। वो अलग ढंग से संस्कृति और सभ्यता को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृति नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धि है। संस्कृति प्रतीक और मूल्यों की परिचायक है जो हमारे भीतर विद्यमान है, जिसके कारण प्रगति और अवनति दोनों होती है। सभ्यता हमारे बाहर स्थित है। प्रौद्योगिकी, भौतिक संस्कृति एवं सामाजिक संस्थाओं से इसका निर्माण होता है। जो टेक्नोलॉजी है उनसे मिलकर के ये संस्था है उसका निर्माण होता है। अर्थात जर्मन आदर्शवादी और मैकाइवर ने लिखा कि जो कुछ हमारा है वो सभ्यता है और जो कुछ हमारे अंदर है वो संस्कृति है। यानी संस्कृति हमारे विचारों के अंदर समाहित है, जिसमें सभ्यता में अपने आप प्रगति और अवनति नहीं होती है, जबकि संस्कृति के अंदर ये कहा गया कि संस्कृति के माध्यम से सभ्यता में प्रगति या अवनति आती है। और अंतिम लक्षण के रूप में इसमें संस्कृति और संस्कृति संकुल है, उसको मदान और मजुमदार ने स्पष्ट किया कि संस्कृत कल्चर कॉम्प्लेक्स का नाम दिया संस्कृति और संस्कृति संकुल के रूप में। संस्कृति के साथ संबंध कल्चर कॉम्प्लेक्स की संस्कृति का निर्माण कई तत्वों से होता है। ये संपूर्ण जीवन पद्धति से संबंधित होती है, जैसे पूजा, आराधना, कर्मकांड, उपकरण आदि संस्कृति के प्रति अर्थपूर्ण ढंग से जुड़कर संपूर्ण संस्कृति के एक भाग का निर्माण करते हैं। तो इस एक भाग को, अर्थात जो धार्मिक जीवन है उसका निर्माण ये करते हैं। तो इस एक भाग को संस्कृति का संकुल कहा जाता है, जिसमें संस्कृति के अनेक तत्व अर्थपूर्ण ढंग से मिलकर के पूरी जो संस्कृति है उसके एक भाग का निर्माण करते हैं। ये एक भाग संस्कृति संकुल के नाम से जाना जाता है। ऐसे राजनीतिक या धार्मिक के साथ में आर्थिक, ये सभी संस्कृति संकुल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने संस्कृति के लक्षणों को स्पष्ट किया है। धन्यवाद।